सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया, और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? 1991 वर्ष तक बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंचे, कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं इस प्रदेश और देश के साथ में? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहां भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना है। तो ये बयान और बयानों पर खड़ा हुआ सियासी तूफान। पहले संभल, अब अजमेर का नंबर। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब हैं, बीजेपी के अनुभवी और तेसरा चेहरों में से एक। आशीष मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस के युवा चेहरे। और हमारे साथ तीसरी खिड़की में नीरज राजपूत जी हैं। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के वरिष्ठ अनुभवी पत्रकारों में से एक। नीरज राजपूत जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है और कुछ ही देर में एक चौथी खिड़की भी खुलेगी और समाजवादी पार्टी का चेहरा आपको दिखाई देगा। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुक करूं उससे पहले नीरज जी, देश को आपने बहुत करीब से देखा है अपने पत्रकारिता अनुभव से, तो मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पहले संभल, अब अजमेर का नंबर, कहां जाकर रुकेगा ये पूरा का पूरा दंगल? तिलक, देखिए ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये अब रुकने वाला नहीं है। जहां पर भी जितने भी हम लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक मस्जिद जहां पर है और जिनको बदला गया, जिनको तोड़ा गया और जिनके बाद मंदिर बनाया गया, राम मंदिर हम लोग देखे हैं, ज्ञानवापी उसके बाद है, संभल है, साथ ही कृष्ण जन्मभूमि भी है, और भी बहुत सारे ऐसे हम लोग घर का जो मंदिर है, विद्यालय जो सरस्वती मंदिर जो है वो भी है। और अगर ये जो आप जिस तरह से चल रहे हैं, राम मंदिर क्योंकि बन चुका है, साथ ही वर्षिप एक्ट की बात जो चलती है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो दरकिनार किया, इसके बाद में साफ हो चुका है कि अब जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, जो भी विवादित जो मस्जिदें हैं, वो अब रुकने वाला नाम नहीं है। अब जगह जगह पिटीशन लगेंगी। नहीं नीरज जी, कहां खुदाई होगी? दावे तो अलग अलग किए जाते हैं कि भाई इतने हजार जो है मस्जिदों के नीचे मंदिर है। खुदाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर देखिए इतिहास जो है वो प्रमाण के ऊपर चलता है, इंस्क्रिप्शन के ऊपर चलता है, किताबों के ऊपर चलता है। जहां जहां पर भी प्रमाण मिलेंगे वहां आप कर सकते हैं। ये जहां की बात कर रहे हैं अजमेर की, संभल की तो हम लोग जानते ही है। जो बाबर ने जो पहली थी, जब वो आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था बाबर ने हमारे देश पर, तो 3 मस्जिदें उन्होंने बनवाई थी। पहली जो बैटल ऑफ पानीपत में बनवाई थी, पानीपत में थी। दूसरी वो उन्होंने खुद बनवाई थी पानीपत में। जो बाकी जो 2 थी जो हम लोग जानते हैं, अयोध्या और संभल, ये उनके जो गवर्नर थे उन्होंने बनवाई थी ये मस्जिदें। एक मीर बाकी ने और यहाँ पर मीर हिंदू बेग थे और उनके गवर्नर थे, उन्होंने बनवाई थी। ये जो अजमेर की जो दरगाह शरीफ है, इसके बारे में जो किताब का जिक्र किया गया है, शारदा साहब की जो जज थे 1911 की, उसका जिक्र किया गया। उससे पहले के इंस्क्रिप्शन स्पॉट करने की कैसे बनाया गया, इनको हम लोग जानते हैं। जो कि मोहम्मद गनी का जो गवर्नर था, यानी कि जो कमांडर था जिसने रूल किया इंडिया पर, उनके बाद पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट से ये दरगाह बनवाई थी। और ये अगर सीधा तो किसी को जानना है मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो ये जो है दरगाह शरीफ जिनके नाम पर ये है,
तो हमें, मुझे लगता है पूरे देश को किताब पढ़नी चाहिए भगवान गिरवानी की। ये किताब है, हालांकि हिस्टोरिकल फिक्शन है, सोमनाथ की उन्होंने किताब लिखी है जी। उन्होंने पूरा चित्र लिखा है इस सब के बारे में। हालांकि लोग मानते नहीं, उसको इतिहास नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बराबर में ढाई दिन का जो झोपड़ा है, जिसको पहले संस्कृत स्कूल था, जिसको हमारे पृथ्वीराज चौहान की वजह से उन्होंने बनवाया था, उसको सरस्वती मंदिर था, महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है। उसके बारे में पूरे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, किताबों में लिखा है, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि उसको तोड़कर बनवाया गया था, उसको मस्जिद बनवाया गया, लेकिन सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है इंडिया की। नहीं, ये आप जो बिल्कुल वाजिब सी बात है, लेकिन क्या ये सियासत की मजबूरी है? एकाएक हम देख रहे हैं संभल, अजमेर, फिर उसके बाद कभी ताजमहल, ताजो मंदिर, ये सब एकाएक एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। देखिए, सीक्वेंस नहीं है। हमारे साथ देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है वो हमेशा से यही रही है। हालांकि शुरुआत में कहते थे कि हम लोग अयोध्या और बनारस और मथुरा के बारे में बोलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात कहीं ना कहीं थी कि जितनी भी बड़ी मस्जिदें बनाई गई हैं, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, राम मंदिर से शुरुआत हो चुकी है और ये खुल चुका है, पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब जहां जहां पर भी विवादित मस्जिद होगी वहां पर इसी तरह की पेटिशन लगेगी और वहां पर ESI को जाकर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जाकर वहां पर भ्रष्टे करने होंगे और बताना पड़ेगा कि कहां पर मस्जिद की, कहां पर। ठीक, नीरज जी, आपने कहा कि देवेंद्र प्रमुख साहब इसका उत्तर देंगे। मैं आपके पास आऊं, आपने बाखूबी समझाया कि आखिरकार ये विवाद उठ क्यों रहे हैं, लेकिन प्रमुख साहब, पहले अयोध्या, फिर मथुरा, काशी, अब संभल और उसके बाद अजमेर आ गया और VHP, विश्व हिंदू परिषद, कह रहा है कि 4000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो कहां कहां मस्जिद के नीचे मंदिर खोजोगे? देखिए, तिलक सर किस तरह से नीरज सर ने क्लियर किया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सच के साथ और सच्चाई के साथ इतिहास में जो चीज दर्ज है, अगर उस पर चर्चा हो, अगर माननीय कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो बिगड़ किसी तक से कोई डिसीजन हो नहीं सकता। अब ये कोर्ट का डिसीजन जिस जगह पर, जहां पर चर्चा के लिए आया है, वो विचारणीय है, वो उस पर चर्चा हो तो अच्छी बात है। 400 या 1000 या 1000, नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, आप तो खुद VHP से जुड़े हुए हैं। 4000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाने की बात करती है, नहीं करती VHP? देखिए, अब ये एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ तिलक सर, मैंने ये कहा, ये भावना की बात है, जैसी रहे भावना, जैसी प्रभु मोरक्सी ने देखी तैसी। अब अपनी अपनी आस्था सबकी है। एक छोटा सिस्टम जो है, अल्पसंख्यक की जब बात करते हैं तो 70 वर्षों तक कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब एक ही तो बात करती आई। अब बहुसंख्यक के बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है तो लोगों को बड़ा दर्द होता है। बहुसंख्यक की बात मतलब मैं समझा नहीं होती है, निकल कर एक डंडे पर आ जाती है। प्लीज याद नहीं आया, पास में ले आएंगे तो आपका ऑडियो और परफेक्ट आएगा। 45 और अब तक ये याद नहीं आया लोगों को कि इसमें अब से पहले क्या क्या हुआ। अगर किसी मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई है तो क्यों की गई है, सारे सब तो है। यानी कुल मिला के आप 4000 मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजोगे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा था नहीं, तो आप कह रहे हो बहुसंख्यक की बात कर रहे हो आप। अगर कोई चीज सुप्रीम कोर्ट या माननीय कोई भी कोर्ट देश का कर रहा है और लॉ के अनुसार कर रहा है तो उसे कौन नकार सकता है? ठीक, आप सच के साथ बोलिए, आप कानून में जाइए, जो देश का लोग सबका विश्वास है ना। यानी आप ये कह रहे हो कि प्रमुख साहब जी के मन में आया कि भाई हमारे यहाँ पड़ोस में मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो आप याचिका दाखिल कर दोगे? देखिए, याचिका दाखिल तिलक सर लाखों होती है डेली। मैं बताता हूं आपको। अब ये बिगर याचिका अगर कोई तथ्य नहीं है तो करते रहिए आप। अगर कोई तथ्य होगा तो कोर्ट आपकी याचिका पर विचार करेगा। अब ये तो एक मिनट, आप जानते हैं मैं ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहा हूं आपसे? जी, मोहन भागवत RSS संघ संचालक जी, वो ये कह रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो, तो फिर आप लोग क्यों खोज रहे हो? हम कहां खोज रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हो कि दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, हम किसकी मस्जिद उखाड़ में गए? कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए मस्जिद उखाड़ दी आपने? अच्छा, देखिए गई है मौके? नहीं, कल तक तो आप अपना बाबरी वाला आप ही लेते हो ना? अरे तिलक सर,
नहीं, बाबरी मस्जिद वाला क्रेडिट आपके पास जाए कि नहीं जाए अभी क्लियर कर दीजिए। आप जैसे एंकर कैसे कैसे बोल सकता है ऐसी बातें? क्यों? आपके नेता बोलते हैं साहब, मैं क्या बोलूं सर? आपके नेता बोलते हैं सर बाबरी का क्रेडिट तो आप ही लेते हैं, मैं थोड़ा ना लेता हूं। बोलिए कि मैंने गलत बोला। कोई नेता, ये क्रेडिट जो है सबके साथ दिया जाता है, ऑटोमेटिक, लेने से कुछ नहीं होता, लेने के लिए तो सर मैंने तो मोहन भागवत जी का नाम लिया, या बोलिए मैंने गलत स्टेटमेंट कोट किया? देखिए तिलक सर, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्रेडिट के लेने के लिए बहुत लोग जो हैं सुबह से शाम तक ऐसी चीजों का लेने का प्रयास करते हैं जिनका उनका कोई मतलब नहीं होता, और जो काम करते हैं ना देने की जरूरत नहीं है, उनको मिल जाता है। अगर लोगों को लगा है, लोकतंत्र में लगा है कि हमें क्रेडिट देना है तो स्वागत है, लेकिन हम किसी के घर जाकर मैंने ये बात नहीं तोड़ते। लगातार मैं एक ही सवाल पे टिका हूं कि मोहन भागवत जी ने फिर ये क्यों कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो? तो हम कहां खोज रहे हैं भाई? अच्छा, आप नहीं खोज रहे तो हमारा क्या तो फिर वो कौन लोग हैं जो खोज रहे हैं? वो देश की जनता अपना अधिकार लेने के लिए अपनी मांग करते हैं, कोर्ट और लॉ के अनुसार। नहीं, आपको लगता है प्रमुख साहब, यानी आपकी चिंता वाजिब है। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट, यानी आपकी चिंता भी वाजिब है कि बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की होनी चाहिए, मगर चर्चा देश में हो रही है कभी संबल पर, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर पर, चर्चा होनी चाहिए अडानी पर। नहीं, ये हिम्मत नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। जो देश की जीडीपी आज है, जो देश की विकास दर आज है, जो देश का सुशासन आज है, जो देश में तरक्की आज की है, 70 वर्षों में नहीं हुआ, जो 10 वर्षों में हुआ। हिम्मत नहीं है, यहाँ पर दागदार है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते। यानी ध्यान भटका है, यानी ध्यान भटक जवाब देने के लिए ध्यान भटक रहा है ना। कौन से मुकाम पर देश को कहां ले जाकर खड़ा किया भाई? बोलिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, वही जवाब सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, इससे शांति आएगी देश में। हमारा क्वेश्चन करने का काम नहीं है, हम क्वेश्चन क्यों करें? नीरज जी, वो मोहन भागवत जी के सवाल से कन्नी काट गए प्रमुख साहब। ये मैंने गलत कोट तो नहीं किया ना नीरज जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और तिलक देखिए, बहुत जरूरत नहीं है, हमें सभी मस्जिदों को खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ। जिनके साक्ष्य है, जिनके प्रमाण है, जिनके बारे में किसी किताब में लिखा गया है, किसी इतिहास की किताब में लिखा गया है, उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे, उनके जो दरबारी हुआ करते थे, जैसे ये सफर की मस्जिद के बारे में भी लिखा हुआ है, बाबरनामा में भी लिखा गया है इसके बारे में, और बाद में आईने अकबरी में भी लिखा गया। जो अकबर के जो दरबारी थे अबुल फजल, उन्होंने लिखी थी आईने अकबरी जो लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा, इसका जिक्र किया संभल के बारे में लिखा। और ये संभल की मस्जिद के बाहर एक क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था उस समय का, पत्थर भी लगा हुआ था उसमें, तो बाद में हटा दिया गया था किन कारणों से। जो इतिहास की किताबों में ये लिखा गया है, जो ASI की किताबें हैं उनमें लिखा गया था कि यहाँ पर ये लिखा गया था, इसके ऊपर कि किस राजा ने, किस गवर्नर ने इसको बनवाया, बाद में किसने इसकी मरम्मत कराई, वो तो लिखा गया था। तो ये समय के साथ साथ ये हटा देते हैं लोग, कभी कभी जानबूझ कर करवा देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना समझी में, क्योंकि हमारे देश के इतिहास के बारे में लोग थोड़ी कम समझ रखते हैं, बिल्कुल, वो इसलिए उसको हटा देते हैं, कोई ध्यान नहीं रखता है, उसका कोई रखरखाव नहीं होता है, पेंट कर दिया आपने उसके ऊपर तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पर एक 500 साल पुराना इंस्क्रिप्शन भी था। तो इसकी वजह से ये दिक्कतें आती है। खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी मस्जिद में, जहाँ साक्ष्य है, प्रमाण है। जैसे कि अब ये शाहजहां की किताब 1911 की किताब है, हालांकि उन्होंने इससे पहले कभी लिखा कि कभी उससे पहले की किताब में कहीं पर लिखा गया, या किसी इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, या उस वक्त की कोई जो किताबें रही होंगी, अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी रहे होंगे, उस वक्त के इतिहासकार रहे होंगे, फरिश्ता रहे हैं, खुदाई रहे हैं, उन्होंने कभी लिखा है इसके बारे में। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इस दरगाह के बेहद करीब में जो सबसे पुरानी मस्जिद है, मस्जिदों में से एक है इंडिया की, 2.5 दिन का जो झोपड़ा जिसको बोलते हैं, 2.5 दिन में बनी थी वो मस्जिद, बनी थी जब मोहम्मद गनी ने आके कहा था कि 2.5 दिन में मैं लौट रहा हूँ, आ रहा हूँ दिल्ली से, आप बनाइए, तो वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो तोड़ के वो सरस्वती विद्यालय था, सरस्वती का मंदिर था वहां पर, और उसको तोड़ा गया था। उसके बारे में साफ है, उसके बारे में साक्ष्य है, इतिहासकार साफ लिखते हैं उसके बारे में, लेकिन तोड़ा गया। लेकिन इस दरगाह के बारे में जहां पर ये है, क्या तो बिल्कुल करीब नहीं है। मैं गया हुआ हूँ दरगाह भी, और 2.5 दिन का जोतरा भी गया हूँ, मस्जिद भी गया हूँ, वहां पर विजिट भी किया मैंने, बिल्कुल करीब में है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। नहीं, ये बात बहुत वैलिड बात कह रहे हैं। ये बात मुझे भी आज तक नहीं समझ में आई कि भाई जब आक्रांता आए, इतने बड़े बड़े बाबर और सब, तो इन्होंने जो मस्जिदें जो हैं मंदिरों से सटा के क्यों बनाई?
ये उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। जब इतनी जमीन थी, जब आपने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, तो फिर आपने मंदिरों के साथ सटा सटा कर मस्जिदें क्यों बनाई? इसका जवाब है, इसका धर्म से जुड़ा हुआ जवाब है। तो उनको लगता था क्योंकि हिंदू धर्म यहाँ पर था कि हिंदू धर्म को खत्म करना है हमें, और यहाँ के, और क्योंकि जो लोग थे वो कन्वर्ट थोड़ा मुश्किल होते थे। हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता था कि कन्वर्जन बहुत मुश्किल से होता था, बहुत दंड आप देते थे। तो वो क्या करते थे, इन मंदिरों को तोड़ देते थे। तो उनके एक मंदिर नहीं, आइए अजमेर की दरगाह शरीफ या ढाई का झोपड़ा या संभल का जो हरिहर मंदिर है या फिर अयोध्या का, उन्हें जहां जहां भी लगा कि ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थान है, इसको खराब किया जाए, इसको तोड़ा जाए, इसको मस्जिद बनाया जाए, तो वो अपने साथ जो उनके सोल्जर्स होते थे अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, कहाँ से, ईरान से जो आते थे, उनको आप बहुत क्योंकि ऐसे पत्रकार हैं, क्योंकि आजकल तो यूनिवर्सिटी से भी बहुत कुछ पढ़ाई हो जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और आप उनमें से हैं जिन्होंने जमीनी हकीकत को देखा है। तो अभी मैं आपसे कुछ देर में जो ये वर्शिप एक्ट को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के चेहरे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिलक जी। राकेश जी, छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं, आपके सबसे बड़े नेता रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं, सही में ऐसा हो रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? कि छोटे छोटे जज जो हैं वो देश में आग लगा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। अच्छा, तो जज भी देश में आग लगवाने लग गए? मैं कह रहा हूं कि जजमेंट जब अगर तत्काल देने की क्या जरूरत है, और अगर दे भी रहे हैं तो उसको समय दीजिए, उसमें नाराबाजी लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा। मैं कह रहा हूँ देश के सौहार्द बिगाड़ने की क्या जरूरत है? हाँ। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी जो पोस्टर लगा रही है, तस्वीर लगा रही है, मैं कह रहा हूँ कि वो भी तस्वीर लगाए। जो पीछे से नारा लगा के सौहार्द खराब किए, हाँ। वो तस्वीर भी तो लगानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर, यानी आप ये कह रहे हो जो नकाबपोश हैं उनकी तस्वीरें मत दिखाओ? मैं कह रहा हूँ कि नापाक पोस्ट का अगर दोषी हैं, उनकी अगर लगाए जा रही, अगर मगर क्या वो कोई गुलाब के फूल थोड़ी ना फेंक रहे थे, पत्थर ही तो फेंक रहे थे ना, या कुछ और फेंक रहे थे? मैं कह रहा हूँ जी, हाथ में बंदूक ही थी ना उनके, देसी कट्टे ही थे ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं कह रहा हूँ कि कौन उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं जान रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसी है? अच्छा, वो दो असले रखती है, नहीं पता है? यानी दो आप कह रहे हो कि वो दो कट्टे रखती है, एक देसी, एक वैध और एक अवैध, जाति के नाम पे मार रही है। आपके नेता बता रहे थे, मुझे नहीं मालूम। पुलिस दो हथियार रखती है। क्या आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में आपको जानकारी नहीं है? एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि 10 रेप 10 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो क्या ये आप नहीं पता है? आपको ये नहीं पता कि घर से उठा के उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है मार रही है? और अभी आप डाटा और आंकड़ा उठा लेंगे। एक काम करिए राकेश जी, मैं लगातार गुजारिश कर रहा हूं, एक मिनट। आपने कहा आपको नहीं मालूम कि यूपी पुलिस वाले गुंडे हैं, इस टाइप का बोल रहे हैं ना आप? आपकी नजर में यूपी पुलिस वाले गुंडे हैं सर? एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। मैं तो लगातार कह रहा हूं अपने जितने बड़े नेता हैं उनसे बोलिए कि ये यूपी पुलिस की जो सुरक्षा ले रखी है ना, वापस कर दो एक दिन। मैं कह रहा हूं कि इतनी हिम्मत जुटाओ फिर। मैं कह रहा हूं अगर आपकी नजर में ये पुलिस वाले गुंडे हैं तो फिर आप उनकी सुरक्षा में भी हो। आपके घर में चप्पल चोरी हो जाएगी तो पुलिस वालों को फोन करते हो आप? फिर तिलक जी आप मौका देंगे मुझे बोलने के लिए? सर प्लीज। मैं कह रहा हूं कि कौन नहीं देखा वो वीडियो कि भाजपा के विधायक गनर रहते हुए पीटे गए? क्या हुआ सुरक्षा, बताइए हमें, कौन नहीं देखा? सुरक्षा खड़ी रही और बहराइच में दंगा हो गया, कौन वो तमाम वीडियो नहीं देखा? वाला वीडियो देखा आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ बहराइच के कौन वीडियो नहीं देखा? बहराइच वाले के यहाँ तो नहीं गए आप? संभल जाने की जिद थामे हुए? मैं कह रहा हूँ सर मैंने आपसे पूछा मैं कह रहा हूँ तिलक जी, जो आपके नेता बोल रहे हैं उसी सवाल पर आप जुडिशरी को कह रहे हो कि आप देश में आग लगा रहे हो। आप जब देश में आग लगाएंगे? संभल भी हमारे पार्टी के नेता जा रहे थे, पुलिस के लोग और सरकार के लोग नहीं जाने जा रहे कि वहां की सच्चाई पता चल जाएगी। मैं कह रहा हूं तब भी हम लोग हमेशा खड़े हैं। आशीष मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी इंसानियत की राजनीति करती है। एक मिनट, बहुत देर से वेट करें, आशीष जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आशीष जी, उन्होंने सवाल गोल कर दिया। रामगोपाल यादव, छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं, जज भी छोटे और बड़े हो गए, अब जज देश में आग लगाएंगे। तिलक भाई नमस्कार, आपको और मेरे पैनल में उपस्थित मेरे सभी साथियों को और हमारे पत्रकार महोदय को नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं और देश किस दिशा में जा रहा है ये समझने की जरूरत है। एक तरफ
खुदाई पे जोर दिया जा रहा है, एक तरफ धुलाई पे जोर दिया जा रहा है, एक तरफ धुलाई पे जोर दिया जा रहा है और बधाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये जितने लोग ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या कभी आंकड़े निकाल के देखे हैं कितने नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो मासूम हैं, उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो हैं आए दिन उस पर ताले जड़ते जा रहे हैं, बंद होने की कगार पे है। और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, अच्छे उनके देखरेख के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए लोग प्राइवेट की तरफ जब रुख करते हैं, तो आप प्राइवेट में जाके देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो इलाज नहीं होते। आयुष्मान योजना का तो जो डंका पीटा गया है, वो आयुष्मान योजना में होता ना इलाज। सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूँ, हमारे राज्य में ना हमने जो किया है ना, आज देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, उसी की खुदाई करके उसी में ढूंढाई गोल पोस्ट चेंज मत करिए। रामगोपाल यादव कह रहे हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं। मैंने उससे उत्तर जानना चाहा आपसे। रंजन गोगोई साहब सांसद है ना, ईडी के कितने अधिकारी बड़े बड़े इस समय सांसद विधायक है ना, मंत्री कुछ है ना, मिश्रा जी निकले हुए, मिश्रा तो ये सब जो बैठे हैं ना। मिश्रा जी रुकिए, ये जानते हैं किसकी रिवाज थी ये? जानते हैं? एक जज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, फिर उसके बाद चुनाव लड़े, चुनाव हारे और फिर जुडिशरी में, मालूम है ना? तो इसमें गलत क्या है? हाँ, मतलब अपनी बारी में कोई गलत नहीं है। नहीं, मैंने अपनी बारी का और इनकी बारी का बताया। आप फिर सवाल को गोल कर गए। आप रामगोपाल यादव के उस बयान पर स्टैंड करते हैं क्योंकि आप वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, बता रहा हूँ आपको, इनके दौर में चुनाव लड़ाए नहीं जाते हैं, पका पकाया रोटी इनको दे दिया जाता है, थाली में परोस के जाइए महोदय राज्यसभा में। आप 5 साल नहीं, आप 6 साल बैठिए। ये मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी आपकी है ना सदन में। चंद्रचूड़ जी ज्यादा समय अभी दूर नहीं हुआ, जाके उनको, आपको मैं लिख के देता हूँ, जिस पेपर पे चाहिए आप लिख लीजिए। आशीष जी, अभी ये सब चीजें रहने दीजिए, अभी मुद्दे पर रहिए सर। एक मिनट, ये वर्कशिप एक्ट, एक मिनट मुद्दा मेरे लिए महंगाई है, तो मुद्दा उठाइए ना, कौन रोक रहा है सर? तो उठा तो रहे हैं, रोज लाठी डंडे पड़ रहे हैं, रोज केसेस दर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना, हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको दिखाया ना जाए तो अलग विषय है। ओहो, आपको दिखाया नहीं जाता? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कब तक मीडिया के कंधे पर बंदूक रखेंगे आप, विक्टिम कार्ड खेलेंगे? नहीं, मैं मीडिया पे और आपको, तिलक भाई, आप पे और मीडिया पे तो मैं बिल्कुल संदेह नहीं करता, क्योंकि आज के डेट में विश्व में सबसे यदि मशहूर कोई है तो देश का हमारा चौथा स्तंभ, उसका भी डंका मोदी जी से भी ज्यादा बज रहा है, यह हकीकत है। लेकिन आप निष्पक्ष हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। निश्चित तौर पर आपके जैसे ही यदि अन्य लोग भी करने लग जाए तो हर लोगों को कहने का मौका मिलेगा, जैसे कि नीरज जी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप लोग हिंदू मुसलमान होंगे, लेकिन हम हैं पत्रकारिता धर्म निभाने वाले। जब यहां बैठे तो हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता धर्म है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे बार बार वो सवाल पूछ रहा हूं, आप बार बार सवाल गोल कर रहे हैं। अब वर्कशिप एक्ट 1991 आपने गुंजाइश क्यों छोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सेक्शन 3 इस बात की कानूनी इजाजत नहीं देता कि भाई आप मूल चरित्र को खोजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो विवाद शुरू हुआ ना? गलत तो नहीं हूं? एक मिनट, नीरज जी तो आप वो वाले तो नहीं मानते ना उनको, जो आपकी नजर में आजकल आप लोगों ने कर रखा है कि ये वो है। एक मिनट रुकिए, नीरज जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? देखिए तिलक, मैं बुरा नहीं मानता हूँ जब भी कोई नेता इस तरह के आरोप लगाता है, मीडिया के ऊपर लगाता है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए, भारत के लिए ही नहीं है। अगर आप अभी देखेंगे अमेरिका में जो दुनिया का जिसको कहते हैं जिस तरह पुरानी डेमोक्रेसी अगर मॉडर्न टाइम्स में है, तो वो वहां पर है। तो देखिए कि चौथे स्तंभ को ऐसी ही अपोजिशन पार्टीज जो है, जो हाथी है या उसी तरह वाली पार्टी होती है, वो ऐसे ही आरोप लगाती है। CNN जिसके बारे में कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे बढ़िया मानते हैं उसको पत्रकारिता जगत में। जो अभी जो सरकार आई है, प्रशासन आया है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसी पर एलिगेशन लगाते रहे थे जब तक वो अपोजिशन में रहे, CNN के ऊपर लगाते रहे। इसी तरह से जो डेमोक्रेट्स है वो फॉक्स पर लगाते रहते। तो ऐसा हमें नहीं, हम लोगों को नहीं मानना चाहिए। पॉलिटिशियन की राय को हम लोग सम्मान करते हैं, अगर वो उनको लगता है कि इस तरह से नहीं दिखाते हैं, जैसे आशीष जी ने कहा कि शायद उनकी पार्टी को नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है, सब दिखाते हैं। आज प्रियंका जी ने शपथ लिया, उन्होंने पार्लियामेंट में
उसमें यहाँ तक कि जो राहुल गांधी जी ने जो फोटो खींची उनकी अपनी सिस्टर की बहन की खींची, उस तक को भी दिखाया, उस तक को भी सोशल नहीं नहीं, ये दरअसल होता क्या है ना, बिल्कुल ये मीडिया के कंधे पर बंदूक रख के सवाल को टालने वाली बात हो जाती है। नहीं, आशीष जी वैसे बहुत काबिल प्रवक्ता है, लेकिन मेरा सवाल वही था सर, वो जो 1991 वर्कशिप एक्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता कह रहे हैं कि भैया आपने जो है पूरा खोल दिया रास्ता और फिर अब जो है ये बवाल शुरू हो गया, क्या ऐसा है नीरज जी? देखिए, बड़ी जैसे मीडिया के बारे में कहा जाता है, वैसे ही हमारे जो अभी रिटायर हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उनके बारे में भी ऐसे ही पोजीशन पार्टी की राय है कि उन्होंने क्यों नहीं इस तरह की राय दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उनका तो सम्मान कीजिए, उनके जो जजेस हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अगर इंटरप्रिटेशन किया है, इस वर्षिप एक्ट का किया है, उन्होंने तो सोच समझ के ही किया हुआ। नहीं नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई जज ही देश में आग लगवा रहे हैं। बिल्कुल, ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए जजेस के बारे और में। उसे बाकायदा जो है ये हाँ बोलिए आशीष जी, आप लोग उस बयान के साथ खड़े हो? नहीं, हम उस बयान के साथ में नहीं खड़े हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पे मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत विषयों पे जब चर्चा होनी चाहिए, न जाने सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं, जो अपने निर्दोष होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सजा आज जेल के पीछे पड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सब पेंडिंग के पेंडिंग पड़े, रोज नए केसेस चालू हो रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उसका काम भी शुरू हो जा रहा है। तो इसका अर्थ है ये किया नहीं, ये करवाया जा रहा है। और देखिए, इससे पहले नहीं होता था, मुझे नहीं लगता इससे पहले कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश की जनता सड़कों पे नीरज कह रहे हैं, आशीष एक मिनट सुन लीजिए, नीरज जी कुछ कह रहे हैं, फिर प्रमुख साहब आ रहा हूं आपके पास। नीरज जी, आशीष जी, हमारे यहाँ तो रात के 12 बजे टेररिस्ट के लिए, अफजल ग्रुप के लिए कोर्ट खोली जाती है। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए आपको। जब टेररिस्ट के लिए हमारी कोर्ट इतनी सेंसिटिव हो सकती है, तो क्यों नहीं देश के लोगों की भावनाओं के लिए या देश के लोगों के लिए? रात को गौतम अडानी पे रोज चर्चा हो रहा है। गौतम अडानी पे इतना बड़ा ये मत बोलिए ना एक दिन में सर्वे। अमेरिका ने गौतम अडानी पे चर्चा नहीं हो रही है, 2 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। आम जनता का टैक्स का पैसा है पार्लियामेंट में, नहीं चल रहा है पार्लियामेंट। अडानी पे आप नहीं बोलोगे। नीरव मोदी पे आपने लास्ट टाइम कब सुना था जिक्र? नीरव मोदी पे, मेहुल चोकसी पे, विजय माल्या पे लास्ट समय आपने कब सुना था? देश का पैसा लेके भागे हैं वो लोग। ललित मोदी देश का पैसा लेके भागे हैं ये लोग। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा किस पे हो रही है? लगता है पॉडकास्ट नीरव मोदी का जो कला है। एक मिनट प्रमुख साहब, क्या कहा आपने? प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कि भाई ध्यान भटकाना आपका मकसद है, इसी वजह से ये मुद्दे बार बार उठ रहे हैं और वो सर्वे का जिक्र बार बार आशीष जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बड़ा हैरान करने वाला है। एक ही दिन में याचिका, एक ही दिन में सुनवाई, एक ही दिन में आदेश और एक दिन में सर्वे शुरू। कह रहे हैं अजब है, गजब है। राम तो प्रमुख जी के राज में ही हो सकता है, यही है राम राज्य। एक मिनट रुकिए ना सर, आशीष जी आपने सवाल उठाया ना, 10 सेकंड सिर्फ। इतना चर्चा होती, इतनी जांच होती है, लेकिन राम मंदिर के अंदर छतें टपकने लग गई, संसद भवन की छतें चूने लग गई, उसका आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ। उसमें भी भ्रष्टाचार का इंक्वायरी कर लो। राम मंदिर होकर आ गए? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, जाना चाहिए। एक मिनट प्रमुख साहब प्लीज अपनी बात पूरी करिए, फिर राकेश जी आ रहे आपके पास। और अभी से नहीं, हम पहले से जा रहे हैं। सर मुझे मालूम है हनुमानगढ़ी से किसकी गाड़ी यू टर्न होती है, अब छोड़ दीजिए ना उस बात को। एक मिनट रुकिए। हाँ प्रमुख साहब, ये एक दिन में सर्वे वाली कहानी जरा समझा दीजिए। एक ही दिन में सर्वे का आदेश और एक ही दिन में याचिका और एक ही दिन में जो है टीम पहुंच गई सर्वे करने। देखिए बहुत शानदार डिबेट चल रही है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपकी डिबेट इतनी शांति से हो जाए, इतनी तर्क के साथ हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो नाम बड़े हो सकते हैं, लेकिन तिलक सर की डिबेट इतनी शांति से हो जाए, ये बड़ी बात है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमारे साथी ने क्वेश्चन उठाए हैं, और मुझे अच्छी बात ये लग रही है, देखिए कई बार जो है हमें आईना ज्यादातर दिखाया जाता विश्लेषक के तौर पर, और नीरज सर हमें बराबर दिखा रहे हैं, उनसे ज्यादा दिखा रहे हैं, हमें उनसे ज्यादा कह रहे हैं। लेकिन एक चीज ये सत्यता जो सामने आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो व्यक्ति अब तक
मैं अब क्या अपने मुंह से दोहराऊं, अच्छी बात नहीं है, गाली समझिए गर्रिया रहे, तो उनके लिए उनका विश्वास पहले से ही चाइना में है, उनका विश्वास इटली में है, और उनका विश्वास विदेश में बैठकर वहां से इंग्लिश में अंग्रेजी में बयान देना। नहीं, ये चाइना और इटली कहां पहुंच गए प्रमुख साहब? मैंने इसलिए कहा है नहीं, अभी सर्वे पर रहिए, गाली दी जाती है, अभी विषय पर रहिए। ये कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया कि दिन में सर्वे वाली कहानी। वही लागू होता है, विषय से अलग नहीं जा रहा, विषय का हिस्सा है। हाँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश की वो संस्था है, वो विश्वास है जिसमें 140 और 50 करोड़ लोगों का विश्वास है, जो कोई भी धर्म या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात बिरादरी का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पर मुझे एक बात बताइए प्रमुख साहब, एक मिनट आज कांग्रेस के सर्वे वाले सवाल पे जवाब दीजिए। एक बात प्रमुख साहब, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मैं गलत तो नहीं हूं, आप सबसे शक्तिशाली सरकार हैं और देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सबसे मजबूत है। क्या इस पूरे विवाद का, क्योंकि आप 370 वाला क्रेडिट भी लेते हो, कहते हो राम मंदिर वाला सब कुछ हमने सुलझा दिया देश में, शांति शांति, ये जिस मसले पर रोज अशांति हो रही है, इसके लिए आपके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है क्या? कि रोज रोज ये याचिका और ये देखिए, कोर्ट तो इंप्लीमेंट करेगा ना कानून, और कानून बनाने का अधिकार तो आपका है, कानून तो आप ही को बनाना ना सर। तिलक साहब बिल्कुल निश्चित हमारा तो है। रास्ता क्यों नहीं खोज रहे आप? क्यों चाह रहे हैं कि ये रोज याचिका दाखिल हो, रोज बवाल हो, रोज सवाल हो? ये खत्म करिए सर, कब तक होगा? जब कोई व्यक्ति इस देश में स्वतंत्रता की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, जब आम जन जाकर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बहुसंख्यक के रूप में, अपने अधिकार की बात करता, अपने आराध्य की बात करता है, अपने भगवान कृष्ण और राम की बात करता है, तो हम इतने बड़े मूर्ख कहां हैं कि हम कहेंगे कि भाई हम इस बात से जो है उनके खिलाफ या कोई कानून लेकर आए। देखिए सर, हम तो कहते हैं, एक मिनट, आप ये, मैं तो बार बार यही कहते हैं कि इस देश में बहुसंख्यक के साथ गलत हुआ। नहीं, मुझे एक बात, 70 वर्षों तक छोटा सा उदाहरण, धर्म के साथ गलत हुआ, आप देखिए, सनातन के साथ गलत हुआ, आप माथे पर तिलक लगाकर आए, गलत हुआ, कब तक दबाओगे आप इसको? भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही, अच्छी बात है, अगर देश की जनता उठाती है, अगर सनातनी उठाते हैं तो कौन सी गलत बात है? अच्छा, अगर बहुसंख्यक के लिए कह सकते हैं इस देश का प्रधानमंत्री रहते हैं मनमोहन सिंह कि संसाधन, देश को संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, सवाल संख्यक का है, तो क्या बहुसंख्यक अपनी लड़ाई नहीं ले सकते? मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा। एक मिनट मोदी जी ने तो कहीं नहीं दोहराया। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट रुकिए ना, प्रमुख साहब रुकिए ना, ये 80-20 कर रहे हो क्या यहाँ? 80-20 की हमें कहाँ जरूरत है? हम तो एक तरफा रहे, हरियाणा हो। हाँ तो एक मिनट, सवाल तो मैंने आपसे पूछा, इसका कोई स्थायी समाधान आपने? एक मिनट, इस सारे उत्तर मिल जाएगा, एक सवाल में सारा उत्तर मिल जाएगा। आप माथे पर तिलक लगाकर बैठे, ठीक, आपने तिलक लगाया, बहुत अच्छी बात है, मेरा नाम भी तिलक है सर। अब मेरा सवाल का उत्तर इसी में, ये जो ताजमहल है, इसे क्या मानते हैं आप? देखिए तिलक सर, मैं दीगर तरह के डिबेट में बैठकर इस तरह की बात करूं, क्योंकि मेरा अपना विश्वास है अपने धर्म में, अपने सनातन में, और इतना मैं जानता हूं, ताजमहल को मुझे पता है, मुझे पता है, जेही विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं तो बेगी दास में तोरा, कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी बुद्धि की जरूरत है, ऐसे ही कार्य की जरूरत है जिसमें मेरा हित हो, मेरे प्रभु मेरी मदद करते हैं। मैं किसी के मस्जिद से, मेरा किसी के मंदिर से कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना मंदिर, अपना धर्म, अपनी सोच, प्रमुख साहब, व्यक्तिगत सोच वो आध्यात्मिक है, सनातनी है। राम मंदिर के बाद मथुरा काशी बाकी है, ये जनता मानती है, तो इसमें मैंने आपसे तुम्हारा पूछा क्या ताजमहल को क्या मानते हैं, आप सिर्फ सवाल गोल कर रहे हैं। अरे तिलक सर, जब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है किसी इसी ऐसी चीज का, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट में विचाराधीन है, मैं कोर्ट को काम करने के लिए बहुत काबिल प्रवक्ता है, बहुत काबिल प्रवक्ता है, गोल कर गए सवाल, गोल कर। अरे नहीं सर, आपके नेता खड़े होकर रोज कहते हैं ये ताजो मंदिर है। देखिए उनका, ये मैंने इतनी क्लियरिटी बात की है, मैं जब पक्ष रख रहा हूं तो सरकार की तरफ से रख रहा हूं। राकेश जी, मैं नीरज जी के पास जाऊं। अखिलेश यादव जी ने एक तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने बकायदा उसमें लिखा, जो पहल फसाद की वजह बने उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। मतलब मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि सौहार्द भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बिगाड़ने की कोशिश कर रही।
ये इनका एक ही मुद्दा है और सिर्फ कैसे नफरत हो। मैं कह रहा हूं कि अगर सर्वे वहां अगर आदेश कोर्ट ने दिया है तो वहां अधिकारी को सर्वे करने की जरूरत है, वहां नारा लगाने की क्या जरूरत है? क्या किसी मंदिर के जी नारा लगाने पे सर फाड़ दोगे, पत्थर मारोगे? मैं कह रहा हूं कि आप जरूरत क्या है? नहीं, पत्थर मारोगे? मैं कह रहा हूं कि जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं झंडा उतारने की जरूरत क्या है? राम का तो पत्थर मार दोगे? मैं कह रहा हूं अभी प्रमुख जी कह रहे थे कि हम आरक्षण और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अरे कभी कह रहे हैं कि कोर्ट का, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ढकने के लिए संभल की जो है घटना की बात संभल की जो घटना है हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करके कैसे जीते हैं उससे सवाल न खड़ा हो, इसलिए उसको कराया गया। नहीं तो मैं कह रहा हूँ एक बार सर्वे हुआ तब से दंगा नहीं हुआ। जब पहली बार सर्वे हुआ तो दंगा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने बहराइच में दंगा कराया। ये प्रमुख जी अभी आप कह रहे हैं कि आरक्षण का सम्मान करते हैं। 700 दिनों से उसी लखनऊ की इको गार्डन में 69,000 शिक्षक के लोग बैठे थे और ये हाई कोर्ट ने प्रथम और डबल बेंच ने फैसला दिया और जब पिछड़े दलित को नौकरी देने की बात आई तो आपने पूरी वैकेंसी रद्द कर दी। आप अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ा रहे हैं और यहाँ के जो गरीब पिछड़े मजदूर उनके बच्चों को जो राकेश जी प्लीज एक मिनट प्लीज ऑडियो नीचे, ऑडियो। प्रमुख साहब शांति से चर्चा करिए ना सर, यहाँ क्यों बवाल काट रहे हो? आपने गरीब का बचाया है ही नहीं, ये सरकार में भले हैं, ये सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं। राकेश जी आपसे मैंने पूछा, अखिलेश यादव एक तस्वीर लगाकर कह रहे हैं कि इन्होंने फसाद किया। मुझे एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट अपने नेताओं की बताइए जिन्होंने नकाब पोशों को लेकर मजम्मत की हो। एक अपने बड़े नेता की। आप कह रहे हो कि जज देश में आग लगवा रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि नारे लगा रहे हैं। आपने उन नकाब पोशों को लेकर आज तक कुछ नहीं कहा, जो हाथों में पत्थर लेकर देश की संपत्ति पर आग लगा रहे हैं। मंदिर का फैसला मुझे प्राकृतिक सपना आया और सपना की वजह से मैंने, बताइए जजमेंट सपना देख के होता है? ईश्वर के सपना देख लिए तो आप जजमेंट दे दिए। और रही दूसरी बात कि झांसी में और अभी जो फर्स्ट और डबल बेंच की जो फैसला है 69,000 के बच्चों को आरक्षण में, तब ये प्रमुख जी कहाँ थे? तब उन्हें नौकरी क्यों नहीं दिए? राकेश क्योंकि वो पिछड़े दलित के लड़के थे। और मैं आपको, मैं तिलक जी एक मिनट और बता रहा हूँ कि ये भाजपा के लोग न हिंदू के हितैषी हो सकते हैं न मुसलमान के हितैषी हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल बस अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे और यहाँ के गरीब मजदूर लोगों को जो है भड़काएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि झांसी में 17 मासूम बच्चे जो मरे हैं जो झुलस के, वो कौन थे? वो हिंदू थे। मैं कह रहा हूँ सरकार ने किन लोगों को कार्रवाई किया? क्योंकि वो जो टेंडर लिया था वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी आदमी था। तो झांसी में जो टेंडर लिया था, मैं कह रहा हूँ अभी तक उनसे FIR नहीं हुई। ये FIR करा देंगे या नहीं कराएंगे? ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ अभी नीरज जी और आशीष जी का ऑडियो रहेगा, लेकिन पहले एक मिनट राकेश जी, चलिए मैं, हो सकता है मैं नहीं सुन पाया हूँ, एक मिनट रुकिए ना प्रमुख साहब प्लीज। मैं कह रहा हूँ प्रमुख साहब ही मैं नहीं सुन पाया हूँ। आपके किसी बड़े नेता ने मजम्मत की होगी कि वो नकाबपोश जो थे वो दंगाई थे, कम से कम आप इस मंच से कह दीजिए, बात खत्म करते हैं। मैं कह रहा हूँ खत्म करने की बात नहीं है, लाइव इनके पास है, सरकारी तंत्र एजेंसियां इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। राकेश मैं कह रहा हूँ बोल दीजिए कि वो दंगाई थे जिन्होंने नकाबपोश थे, इतना मैं कह रहा हूँ कि दंगाई के साथ कभी भी समाजवादी पार्टी न खड़ी है न खड़ी होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकियों की, मगर मैं कह रहा हूँ, सुनिए तिलक जी सुन तो लीजिए, जिन्होंने मैं कह रहा हूँ कि दंगाई के साथ न कभी समाजवादी खड़ी थी न आज खड़ी है। हम मगर हमेशा से न्याय होना चाहिए और न्याय के समर्थन में समाजवादी खड़ी है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कह रहे हैं कि जब अगर दो समुदाय के धार्मिक मामले थे तो वहां नारे लगाना या वहां एक समुदाय के लोगों को जाने की क्या जरूरत थी? और पुलिस क्यों नहीं उसको कंट्रोल किया? राकेश जी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैंने बिल्कुल सही कहा। इसका आधार मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपसे बार बार एक बात की गुजारिश कर रहा हूं कि सर जो नकाबपोश थे वो दंगाई थे या नहीं। आपने कहा कि हम किसी के साथ नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ? ठीक,
अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि सरकार ने करवाया। अब मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं आप इनकी सफाई में क्या कर रहे थे आप। एक मिनट रुकिए सर, सुन लीजिए पूरी बात। करवाया किसने? एक मिनट सर, सुन लीजिए ना, मुजफ्फरनगर में दंगा गलत करूंगा तो करेक्ट करिएगा। नहीं जी बैठे हुए, एक मिनट रुकिए ना सर, नहीं कह रहा हूं सर, एक मिनट रुक तो जाइए, सवाल तो ले लीजिए। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपने दंगा करवाया, क्योंकि कोई सरकार नहीं कहेगी कि भैया मैं अपने राज्य में दंगा करवाऊं, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि मुजफ्फरनगर कांड के वक्त जब मुआवजा घोषित हुआ था जी आपकी सरकार के द्वारा, जी जरा चेक कर लीजिएगा, सिर्फ मुसलमानों को आपने मुआवजा घोषित नहीं सर, यही मामला कोर्ट गया, मामला कोर्ट गया और फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हर धर्म के लोगों को मुआवजे का अधिकार है। तिलक जी, एक तरफा ये भ्रामक खबरें हैं। नो, राकेश जी चेक करिएगा, अगर गलत होगा अभी राजनीति नहीं करते, वो कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? ये गलत बात आपने कहा। मिलकर देश को आधार पर देश को जलाने का काम कर रहे आर्थिक मदद किया, तो कभी जाति देख के नहीं किया। 15 लाख लैपटॉप अगर बांटा तो कभी जाति देख के नहीं। राकेश जी का ऑडियो नीचे, अभी नीरज जी का ऑडियो। राकेश जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने अभी बात कही कि नारे क्यों लगाए थे वो वहां पर ना, तो थोड़ा सा तथ्यों को हम लोगों को सही रखना चाहिए, फैक्ट जो होने चाहिए उनको तोड़ मरोड़ के सामने नहीं रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे हो सकता है, लेकिन यहाँ एक मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल पर इस तरह की तथ्यों को सामने नहीं रखना चाहिए। जो नारे लगाए गए थे वो जो कोर्ट कमिश्नर थे और जो कोर्ट की टीम थी, सर्वे टीम, वो लौटते हुए लगाए थे, लेकिन जाते समय नहीं लगाए गए थे, यानी कि जब जा रही थी, जब वहां बवाल होना शुरू हुआ था, जब कहा गया पुलिस के द्वारा कि अब आप टीम को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ दंगा हो सकता है, उस वक्त ये नारे लगाए गए थे। राकेश जी बस मैं इतना ही करते हुए सही करना चाहता हूँ कि ये सबके नारे, ना कि पहले जब गए थे, जब अंतिम सुबह 7 बजे होगी, सबके नारे नहीं थी। ये दोपहर में जब 11 बजे के आसपास हंगामा होना शुरू हुआ था, तब वहां से निकली थी, तब ये वहां के नारे। दरअसल मैं कह रहा हूँ नीरज जी, बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ, आप बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं कि जब एक समुदाय का अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया तो वहां दूसरे समुदाय को जाने की क्या जरूरत है, या क्या नियत है सरकार की और प्रशासन की? नहीं जा सकते। अगर शासन और प्रशासन की नियत होती तो वहां, मैं कह रहा हूं अगर वो चले भी गए तो क्या करोगे आप? तो मैं कह रहा हूं नारा लगाएंगे, भड़काई होंगे तो दंगा होगा। नारा लगा दिया तो क्या हो गया? मैं कह रहा हूं कि अगर वो अल्लाह का नाम नारे का जवाब नारे से दे देते, तो मैं क्या उनके पक्षधर हूं? अब सर आप तो पक्ष ले ही रहे हो, फिर कह रहे हो पक्ष मैं ले रहा हूं कि दंगा जो भी हुआ है सरकार का फेलियर है। अच्छा, और पुलिस ने दंगा करवाया। अभी आपको नीरज जी ने बता दिया, अब आप कह रहे हो कि भैया एक मिनट, आशीष जी बोलिए जल्दी से प्लीज, जल्दी से प्लीज। प्रमुख साहब जो लाइव में कमेंट, लाइव में जो सवाल आया मैं बोलूंगा। तिलक भाई मैं आपको कौन उसमें पढ़ रहा है? हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये हिंदू को जिंदा दफनाने का काम कर रहे हो और मुस्लिम को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नियमावली बन चुकी है, जो आज आप प्रत्येक दिवस देखते आ रहे हैं। इससे न युवा का भला होने वाला है, न देश का भला होने वाला है। आज तक ये बता दें कि कितनी यूनिवर्सिटियां इन लोगों ने अपने प्रदेश में बनाई हैं, इन्होंने वो नहीं किया है। बात सिर्फ नारे की नहीं होती है, नारे लगवाने के जो हुंकार भरे जाते हैं वो किसी के छत तक चढ़ जाते हैं, और उसमें हमारे हिंदू परिवार का एक जवान बच्चा मारा जाता है। ये जब तक डिबेट की बात थी ना, तब तक ये लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां से की। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार की राजनीति का चलन उत्तर प्रदेश में चलाया है, कान में बालियां तो उन्होंने पहले से पहनी ही थी, नाक में नथुनी और हाथ में चूड़ियां भी पहन ले। आशीष जी थोड़ा संयम के साथ, थोड़ा संयम के साथ। एक मिनट मेरी बात ना, आशीष जी मेरे साथ ये नहीं चलेगा, प्लीज एक मिनट। आशीष जी अपनी बात रखनी है तो संयम के साथ रखिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री। एक मिनट रुकिए, आशीष जी का ऑडियो नीचे, आशीष जी का ऑडियो नीचे, आशीष जी का ऑडियो बिल्कुल नीचे। आशीष जी चाहे इस देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट रुके प्रमुख साहब एक मिनट रुके। आशीष जी इस देश के प्रधानमंत्री चाहे नेहरू रहे हो, एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, नो ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो। आशीष जी अगर देश के प्रधानमंत्री चाहे नेहरू रहे हो या फिर इंदिरा गांधी या फिर देश के प्रधानमंत्री अब तक जो है मोदी जी हो, प्रधानमंत्री हैं और उनका अपमान है, और ऐसे ही राज्य के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उनका अपमान होता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ।
ये हमने भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से, ये संस्कार आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इनके लिए प्लीज ऑडियो नीचे फ्लो। मैं एक बहुत कड़वा सवाल नीरज जी आपसे पूछ रहा हूं। हमने आपको बेबाक अंदाज से अपनी बात रखते हुए देखा और सुना। मैं अपने गिरेबान में भी झांक रहा हूं कि क्या ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है कि भाई ये टीआरपी का खेल, ये सब कुछ, इसलिए भाई सबसे आसान तरीका हिंदू मुसलमान कर दो। नहीं, तिलक ऐसा नहीं है। ये अवेयरनेस हमारी कंट्री में आ रही है। हाँ। और हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसके आने से और पिछले 10 साल से क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और अब ये तीसरा टेन्योर है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो जो जिस तरह की जो भावनाएं थी, हिंदुओं की जो भावनाएं थी, जो ये कोर्ट में संबंध में अजमेर में जाके जो पेटिशन चल रही है, ये वहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से लगाई जा रही है। और हमारे देश में लोकतंत्र कोई भी फ्री है, हर आदमी फ्री है, कोई भी जाके लगा सकता है पेटिशन, लोअर कोर्ट से लेकर चाहे आप उनको गालियां दें, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक, वहां जाके पीआरई भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है मीडिया की तरफ से क्या किया जा रहा है। और अगर दंगा हो रहा है संभल की मस्जिद को लेकर हो रहा है तो मीडिया दिखाएगा, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो अयोध्या का मामला हो, चाहे फिर ज्ञानवापी का हो, मथुरा का हो, अजमेर का हो, संभल का हो। अगर ये क्योंकि हमारे देश से जुड़ा हुआ है, ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, लोगों पे चाहे हिंदू या मुस्लिम दोनों तरफ से। और पॉलिटिकल जिसका पॉलिटिकल साध रहा है उसके लिए वो जो है अलग अलग तरीके से ये वो वाला मीडिया है, वो वाला मीडिया है। इसमें दोनों तरफ से हमें मिलेंगी, हमें गालियां भी सुनने को मिलेंगी और भी तरीके से अटैक हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने काम करते रहना। जैसे आप डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा डिस्कशन है और होना चाहिए, इस तरह की बातों पर होना चाहिए। प्रमुख साहब, क्योंकि मैं अब इस कार्यक्रम को खत्म करूं तो इस कार्यक्रम की एक और भी खासियत है कि भाई जो सवाल आते हैं जनता के सोशल मीडिया पर उसको हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। प्रमुख साहब, एक लाइव में कमेंट आया, बड़ा दिलचस्प कमेंट है और इसका जिक्र आज नीरज जी ने भी अभी कुछ देर पहले किया था और लगता है उसी से जुड़कर ये सवाल आया। वो कह रहे हैं कि भाई राजीव गांधी की बेटी, इंदिरा गांधी की पोती और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की सदन में एंट्री। आप चैलेंज दे रहे थे कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आकर दिखाना चाहिए, लीजिए अब प्रियंका गांधी भी सदन में आ गई। पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य सदन में, सोनिया राज्यसभा से, राहुल रायबरेली और प्रियंका गांधी की एंट्री। देखिए प्रमुख साहब कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत है और प्रियंका जी का स्वागत मैं इसलिए करता हूं कि वो युवा हैं, अच्छे लीडर हैं। कई बार कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चाहे उन्होंने आपने तो कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चैलेंज दिया आपने, वो स्वीकार किया और जीत कर आ गए हूं। और मैं अभी वही चीज दोहरा रहा हूँ कि गांधी परिवार के लिए हमारे कांग्रेस के मित्र जो ये तो बदतमीजी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तत्पर बोल रहा हूँ कि एक दागदार मामला ये था कि सोनिया जी भी, राहुल जी और प्रियंका बची हुई है, बाड्रा है, ये सब लोग जमानत कम से कम ये तो हुआ कि प्रियंका बिगर जमानत के आकर बात रखेगी विपक्ष में और विपक्षी भूमिका अच्छी रहेगी। अच्छा, और हम चाहते हैं कि आपको लगता है कुछ बदलेगा सदन में प्रियंका गांधी के आने से? जी, कुछ बदलेगा सदन में प्रियंका गांधी के आने से? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। सारे लोग जो है वेल्टिनेटर पे हैं, अब आपसी जन से हैं इस समय, और मैं अभी स्थिति करूंगा कि वार्ड में आ जाएंगे, इस चीज में होंगे कि वो लड़े और खड़े हो, क्योंकि लंबी लड़ाई है। नहीं, आप तो कह रहे थे ना जीत कर आओ, जीत कर आ गए। मैं वहां से तो लकड़ी भी खड़ी हो, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश तक का सारा जुड़कर व्यक्ति जो वहां तक के लोग इकट्ठे हो रहे, वहां भी नहीं जीतेगी क्या? मतलब अरे हिम्मत होती तो अपनी सीट पर आती। अपनी सीट तो मतलब दाल आटे के भाव की नहीं, अपनी सीट मतलब? अरे जहां से उनका खानदान परिवार लड़ता है भाई। अच्छा, खानदान परिवार, हाँ वो लड़िए ना। तो मतलब देश में कहीं लड़ नहीं सकते? वहां तो कोई भी लड़ सकता है जाकर। अच्छा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो आप? सारा समर्थन है पूरा का पूरा। प्रमुख साहब, प्रियंका गांधी का नाम सुन के आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? सुनो तो सही मेरी बात। लाइव में नाराजगी नहीं है सर, मैंने लाइव में जो कमेंट आया मैंने वही आपसे सवाल पूछा, जो सवाल था वो आपसे उन्होंने पूछा, आप इतना नाराज हो रहे हैं, वो यही तो कह रहे कि भाई वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से क्या बदलेगा? मैंने यही सवाल आपसे पूछा, आप नाराज हो गए। सरकार तो नहीं बदलेगी ये तो तय है, लेकिन प्रियंका गांधी के सदन में आने से विपक्ष के सांसदों का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैंने ये पूछा आपसे। देखिए, विपक्ष के सांसदों का हौसला जब बढ़ता है जब कहीं हौसला बचा हो, जहां ऑक्सीजन ही खत्म होगी वहां आप हौसले की बात कर रहे हैं।
अभी तो ऑक्सीजन पहले इस पोजीशन में आने दीजिए। मैं कहता हूं ये 99 नर्वस, और ये राहुल गांधी समझ रहे थे कि हमें जो है 100 में से आइए, हम कह रहे 543 में से आइए। उसे समझाने में इतना समय लगा। अच्छा, थोड़ा प्रियंका जल्दी समझ जाएंगी, इतना फर्क है। चलिए लाइव में यही कमेंट, क्योंकि बहुत लंबा लिखा हुआ था, छोटा सा मैं पढ़ देता हूं। वो इंदिरा का लहू है तो राहुल की बहन है, यहां से प्रियंका काल शुरू और बीजेपी का राहु काल शुरू। नहीं, राहुल केतु हमारे साथ रहे हैं। हाँ। और मंगल भवन है, मंगलहारी दरवंश दशरथ अजर बिहारी। हाँ। तो ये मंगल हो रहा है, तो ये हनुमान जी की भी कृपा। निश्चय प्रेम प्रीत से विनय करे सन्मान, ते ही के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। अब जिसके साथ हनुमान जी खड़े हैं उसका क्या मंगल होगा। राहुल तो वहां सोते ही नतमस्तक है। अली बजरंगबली कब तक रहेगा प्रमुख साहब? राम की लड़ाई है, राम जी लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, राम नाम की लूट है, जितना लूट लो। लेकिन एक बात प्रमुख साहब, ये अली बजरंगबली कब तक होगा? नहीं, कहीं नहीं है सिलेक्शन, कहीं नहीं है। ये सीधा बजरंगबली है, ये बजरंगबली का अस्तित्व है। अली का यहाँ कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। ये बजरंगबली का देश है, ये सनातनियों का देश है, यहाँ सबका सम्मान है, वो बात अलग है। लेकिन राम नाम की चर्चा होगी, राम कृष्ण का देश है, राम कृष्ण की बात है, यानी बटोगे तो कटोगे, पूरा देश करेगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आशीष जी प्लीज इस तरह के तर्क मत करा करिए। आप लोग अच्छे प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात मत करा करिए चैनल्स पर जो गलत मैसेज दें, प्लीज। तरीके से मिलना होगा आशीष जी। नो, सुनिए तिलक भाई, ऐसा नहीं होगा। एक तरफा आप सुनेंगे, एक ही जन को मौका देंगे तो नहीं चलेगा। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने बात किया ना वायनाड में प्रियंका जी की और सदन में आने की प्रियंका जी की, तो उसका जवाब सुन लीजिए। जब राहुल जी थे तो एक बार बोलने पे अदानी नाम लेते ही प्रधानमंत्री जी का गला सूख जाता था, पानी पीने लगते थे। एक हमारे अदने से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को, जो इनकी सबसे बड़ी हमने अभी भी हराया। नो, एक मिनट प्लीज, ऐसे नहीं, प्लीज ऑडियो नीचे सबका। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत गहराई से बातों को समझाया। राकेश जी, आशीष जी और प्रमुख साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।